बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की बात के साथ आपका मेज़बान फ़ाखर मलिक खातिर खिदमत है। नाज़रीन, भारत ने कभी कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हज़ीमत का सामान पैदा ना किया हो, लेकिन भारत को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 5000 साल की तारीख उसे क्या सबक देती है, उसके पेशराओं ने क्या सबक दिया है। आज भारत की मजहबी मुनाफरत ने उसके टुकड़े टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के बाद ये सबक सीखने की बजाय ये अमल किया है कि तमाम उन क़ुव्वतों को, तमाम उन गरीबों को, तमाम उन कमज़ोर लोगों को, तमाम उन कमज़ोर तबकों को, अक़लियतों को दबाया जाए ताकि वो अपना हिंदू राज मुसल्लत कर सकें। लेकिन तारीख़ क्या बताती है और तारीख़ क्या सिखाती है, इसके बारे में भारत के टूटने के अमल में कौन से अनासर सामने आएंगे, इस बारे में हम जनाब डॉक्टर असलम डोगर साहब जो हमारे मेहमान हैं आज की नशिस्त के, हम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये सूरत हाल भारत को किस तरफ ले जाएगी और ये टूटने का अमल अगर जारी रहा तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। जनाब डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो मोदी हैं, इन्होंने जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको एक बड़ी नई सूरत दी है। पहले ये होता था कि जितने लोग होते थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, वो मुसलमान वोट को बहुत अहमियत देती थी। इन्होंने पहली दफ़ा ये किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुओं के वोटों को हासिल किया जाए, हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए। अब मसला ये है कि जो बड़ी सोचने वाली बात है कि इन्होंने इसमें कई बड़ी कामयाबी हासिल की है। और पहले गुजरात में इन्होंने मुसलमानों को मारा, और फिर आप देखें कि इन्हें बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता था। अमेरिका जो है उसने इसके एंट्रेंस पे पाबंदी लगाई हुई थी कि वो दाखिल नहीं हो सकता। ये पाबंदी जो है उसके इक़्तिदार में आने के बाद हटी। तो मोदी ने एक वहाँ पे इंतहा पसंदी की सियासत जो है वो शुरू की। अब आप देखें, जब ये यूपी में इलेक्शंस हुए हैं तो उन्होंने किसी मुसलमान को, एमपीए को टिकट नहीं दिया, हालांकि वो बड़ी आबादी है यूपी में मुसलमानों की। तो फिर ये हम वैसे भी देखते हैं कि सच्चा रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट के एक जज ने की थी, तो उसने कहा कि मुसलमान जो हैं वो तो सबसे बुरी अक़लियत बन गए हैं। यानी 14% उनकी आबादी है तो इनको 2-2.5% जो है वो मिल रहा है। ये हाई कोर्ट के जो एक जज थे उनके तहत ये जो एक रिपोर्ट बनी थी। और जो दूसरी रिपोर्टें भी बनती हैं वो भी यही बताती हैं कि मुसलमान जो हैं वो बहुत बुरी हालत में है। मैं समझता हूँ कि ये जना के फैसले की एक तरह से तायद भी होती है कि जना ने कहा था कि ये हमें हकूक़ नहीं देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट मिजाज है, डिफरेंट इनका समाज है बड़े सगीर का। हम देखते हैं कि वो 14% को 2% दे रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये पाकिस्तान के लोगों को, तो खुदा की कसम थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सारी नालायकियों के बावजूद जो कुछ भी है आप ही कर रहे हैं। अगर आपके भाई के पास ही कुछ है और अल्टीमेटली चीज़ें आपके पास ही हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो उसको ठीक होना चाहिए। ठीक हो जाएंगे लोग, ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये कि इसके बावजूद बुरी सूरत हाल नहीं है। मैं तो कई दफ़ा जो इंडियन मुसलमान है बाहर मुलाकात होती, वो तो बेचारे बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते। वो तो ये है कि आप मुझे कह रहे थे कि मेरे एक दोस्त वहाँ गए, उन्होंने कहा जी कि हमने एक गेम वॉचर की ग्रेड 1 की नौकरी होती, तो बंदे ने नौकरी की थी, तो उसने कहा यार तुम्हें नौकरी, इतनी छोटी नौकरी, तुमने मास्टर्स किया। उसने कहा मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मुझे नौकरी मिल गई। मुझे कहाँ नौकरी मिलती है एमए वालों को। तो अच्छा, अब जो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात थे उससे मैक्सिमम पहुँचा दिया। फिर ये कि अब जो रिपोर्टें आ रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, RSS के लोग, दूसरे लोग जो हैं मुसल्लह ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और ये ट्रेनिंग जो है ज़ाहिर है मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगी, ईसाइयों के ख़िलाफ़ होगी, दूसरी अक़ीदों के ख़िलाफ़ होगी। लेकिन जिस बात को मेरा ख्याल है कि मोदी नहीं समझ रहा, अभी तो उसने सारे हिंदुओं को मुतहद किया हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक एजेंडे की बुनियाद पर। लेकिन हिंदू मज़हब एक कल्चर है, मज़हब नहीं है। मज़हब जो है ये पॉलिटिकल एक मज़हब बना। अब आप देखें ना, नॉर्थ में राम जो है वो हीरो है, साउथ में राम जो है विलन है। तो यानी कोई जो 12-15 लाख जो करोड़ों में जो उनके भगवान हैं, वो तो उनमें तो कोई इत्तेहाद की उस तरह की सूरत और मज़हब की उस तरह की सूरत नहीं है जो ये है। अब इस फ़िलॉसफी के साथ अगर वो चल रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब किसी एरिया में, किसी स्टेट में मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो फतह हासिल कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, वापस में लड़ाई होगी। तो ये इंडिया जो है आहिस्ता आहिस्ता आपस की लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि कोई, जैसे आपसे बात हुई कि 40-42 जो तहरीकें चल रही हैं, निक्सलवाड़ियों की तहरीक सबसे ख़तरनाक है, खालिस्तान की तहरीक चल रही है। अभी भी जब ये मोदी साहब वहाँ गए हुए थे तो मुजाहरे हो रहे थे उनके कि जी अब मोदी वापस जाओ, ये करो वो करो। तो मेरा ख्याल है कि वो एक आवाज़ तो उठ रही है। फिर कश्मीरियों के साथ जो उन्होंने किया हुआ, मुसलमान तो मजलूम है, सर झुकाए हुए जूते खा रहे हैं। उनका वो तो इतनी अक्सरियत में जितने पाकिस्तान में हैं, हम लोग तो सारे इस मामलात की वजह से
फिर भी हम कोई इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ तो बड़े मुसलमानों के कभी सूरत हाल है। मैं कई दफ़ा कहता होता हूँ मलिक साहब कि अगर आपने कभी कंपेयर करना चाहिए तो आप हिंदुओं से मत करो कि इंडिया आगे चला गया पीछे चला गया, आप मुसलमानों से कंपेयर करो जिनके साथ आप अलहदा हुए हैं। डॉक्टर साहब, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी जिस तरह भारत ने किरदार अदा किया वो एक तारीख है, और भारत ने उसी की शय पे जब पाकिस्तान में तो दूसरे इलाकों में भी उसी तरह की जलकार की, वही मनसूबाबंदी की, वही लोगों को ट्रेनिंग दी, लोगों को पैसे दिए और पाकिस्तान के खिलाफ उभारा। बलोचिस्तान बिलखसूस, कराची, अंदरून सिंध और पेशावर में जो दहशतगर्दी की अब वारदातें हुई हैं और हो रही हैं, उसका पस मंज़र भी भारत से मिलता जुलता है। इन हालात में हमारे अंदर अगर कोई तमाम सियासी जमातों और पूरे मुल्क के लोगों में एक इत्तेहाद और यगानत ना आई तो हमें भी इस बात का ख़तरा है कि हमारे अंदर भी मजहबी तफरीक जो है नुकसान पहुँचा सकती है, या दूसरी ऐसे मसले उठाए जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, और इसमें भारत का जो किरदार है वो बड़ा मनफी है। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ी ईमानदारी से समझता हूँ कि एक मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो भारत के मफाद में है जी। और इसी तरह से एक मुस्तहकम जो भारत है वो पाकिस्तान के मफाद में है। अगर इंडिया जो है वो टूटता है, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो भी इस वबा से, इस आंधी से नहीं बच सकेगा। इस तरह अगर पाकिस्तान जो है वो गड़बड़ होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप तोरखम बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे ले जाओगे, तो फिर उसके बाद अभी आप देखें ना, ये जैसे अभी ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं, बाइडन साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी स्टेट है, तो आप कह रहे हैं ना कि आप ये कर लो, वो कर लो, फलां। भाई अगर हमारा कंट्रोल नहीं चीज़ों पे होगा तो आप किसको कहेंगे? आप तो किसी को नहीं कहते। इंडिया कहता है तो किसको कहता है? हमें कहता है ना कि ये कर लो, वो करो। कुछ चीज़ें होती भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी चलती हैं, चीज़ें भी चलती। फ़र्ज़ करें कि नहीं होता, अब आप किसको कहेंगे? कुछ आप मतलब एक अनार्की फैल जाएगी ना। जिस रास्ते पे आप लेके चल रहे हैं, चीज़ों को चल रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हो, जिसको कमज़ोर करते जाओ, उसको ब्लीड करवाते जाओ, उसके लिए मसाइल पैदा करते जाओ, एट दी एंड अगर फ़र्ज़ करें यहाँ अनार्की फैल जाती है, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, किस मुल्क के ख़िलाफ़ होगी? ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ तो होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत के ख़िलाफ़ होगी। अल्लामा इकबाल ने 1921 में कहा था मलिक साहब कि जो सब कॉन्टिनेंट का अमन है ना, उसका इंहिसार काबल के अमन पे है। अब हम देखते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि काबल में जब भी इंतशार होता है, काबुल में जब भी बुरी हुकूमत होती है, उसके असरात हम KPK में देखते हैं, उसके अलावा पंजाब में देखते हैं। पाकिस्तान अगर फ़र्ज़ करें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी बुरा होता है तो सबसे ज़्यादा जो मुल्क मुतासर होगा वो इंडिया होगा, भारत होगा। और मेरा ख्याल कि ये, और इस बात का भारत के बहुत से लोगों को एहसास है। वो कहते हैं नहीं, इनको पाकिस्तान को थोड़ा कमज़ोर रखो, लेकिन इसको इंटैक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट बननी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ें चलनी चाहिए। ये भी वहाँ पर एक सोच है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए कमज़ोर होगा, क्या होगा? आपके यहाँ जो उनके यहाँ जो बंगाल है, ईस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वो दोनों मिलने के लिए उनके मामले हैं। जो बंगाली नेशनलिज्म है वो बढ़ रहा है। अब इस तरह से कुछ लोग जो है पंजाबी नेशनलिज्म को भी आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये बाकी चीज़ें पीछे रह जाए, पंजाबी नेशनलिज्म आगे आ जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो पहले हिंदुओं में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, दूसरा ये कि नेशनलिज्म की जो लोकल तहरीकें वो बढ़ेंगी, और ये तो बिट वो जो आपकी 6 ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुरा और जो बाकी जो हैं वहाँ पे नागालैंड, और ये जिसके साथ वो चिकन नेक के साथ जुड़ी हुई है, छोटी सी वो एक 50 किलोमीटर और 17 किलोमीटर चौड़ी है, वो एक छोटा सा है इंडिया के, वो सारी बांग्लादेश के ऊपर स्टेट्स हैं। वो स्टेट्स तो वो हैं कि वो तो अभी आपसे जान छिड़वाना चाह रही हैं। वो तो अभी बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम वहाँ पहुँच जाएं तो बॉर्डर पे जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं ये बस कुछ देर की बात है, आपको तो यहाँ वीज़ा लेके आना पड़ेगा। मेरा सब ख्याल ये है कि भारत को अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए, और उसके दुरुस्त करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान को एक मजबूत करना चाहिए, यहाँ साजिशों को छोड़ देना चाहिए। इसका उससे नुकसान होगा, यानी भारत को ये समझ लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान नहीं होता, खुदा न खास्ता अगर कोई गड़बड़ होती है, तो उसका जो एक दुनिया में सिर्फ सबसे बड़ा मुल्क जो मुतासर होगा, सबसे बड़ा मुल्क जिसको नुकसान पहुंचेगा वो इंडिया होगा। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया टूटता है तो उससे भी जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, सबसे ज़्यादा, वो पाकिस्तान होगा। ये हमारे लीडरों को, दोनों मुल्कों के लीडरों को इस बात को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने जब ये अपनी वसीयत में लिखा था कि मशरक़ी पाकिस्तान पे अटैक ना किया जाए, उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने ये अमल किया, अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया। नेहरू मेरे ख्याल में ज़्यादा सियाना आदमी था, और ये जितनी तहरीकें 42-27 जितनी भी तहरीकें हिंदुस्तान में चली हैं, ये सारी 1971 के बाद चली हैं। और इस तनाज़र में जो हिंदुत्व का इनका नज़रिया है
और उसको डिफ़ीट हुई है। और डिफ़ीट इस तरह हुई है कि जब मजहबी मुनाफरत फैलेगी तो यकीनी तौर पे सिर्फ उससे मुसलमान मुतासर नहीं होंगे, हिंदू भी मुतासर होगा, सिख भी मुतासर होगा, और भारत में बसने वाली जितनी कौमें वो भी मुतासर होंगी, जो अक़लियतों में ईसाई हैं, उसमें ये बुद्ध मत के लोग हैं, तो ये सारे लोग मुतासर होंगे। इन हालात में पाकिस्तान को क्या मनसूबाबंदी करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी आवाम को एक चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान एक नेमत है। हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन गलतियां करने का मतलब ये नहीं कि अगर आपके घर की छत जो है वो लीक कर गई है तो आप मकान को आग लगा दें, गिरा दें और नया मकान बनाने की आपके पास कोई सूरत ना हो, वसाइल ना हो। पहली बात यह है कि जो प्रोपोगंडा हो रहा है, जो एक चीज़ें होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जैसे अमेरिका में क्रिटिकल रीडिंग का एक सब्जेक्ट होता है कि खबर दुरुस्त किया, गलत किया। अब बदकिस्मती ये हो गई है, मलिक साहब, मैंने आपसे कहा कि जी आप मीडिया को, सोशल मीडिया को किस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं? झूठ बोलने की आज़ादी जो होती है, या जो उसके साथ कौम खड़ी होती है, वो सच के साथ खड़ी होती है, झूठ के साथ नहीं होती। और ये जो आपको इससे निकलना चाहिए, आपको अपनी जो एक नेशनल एक कॉन्सेंसस पैदा करना चाहिए, अपने लीडरों को मिलना चाहिए और सारे इदारे जो हैं उनको मिलके बैठना चाहिए। इसी तरह से भारत को चीज़ों को समझना चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि जो नेहरू थे, जो गांधी थे, वो बहुत विजन वाले लीडर थे। सरदार पटेल बड़े विजन वाले लीडर थे। ये जो अभी क़यादत वहाँ आ गई है, इसने तो नरेंद्र मोदी ने तो भारत को नहीं, इस पूरे खिते को खुदकुशी के रास्ते पर डाल दिया है। आप देखें, मसला ये है कि मुसलमानों में बहरहाल फ़िरके हैं, लेकिन ज़ातों का उस तरह से निज़ाम नहीं है। वो तो उनकी तो हर ज़ात एक फ़िरका है, और उसमें जो मजीद जाते हैं, यहाँ वो आपका तो एक कहते हैं कि ये अगर आप हिंदू मत को माने तो आपको तो एक बॉर्डर स्टेटस को मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण को आपने ऊपर रखना है तो नीचे दूसरे शूद्र को रखना है, फिर उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उन्हें करना है, वो तो आपको स्टेटस को मानना पड़ेगा। अब दुनिया जो है, हम इसमें जिस सदी में जिंदा हैं, वहाँ वो लोग पढ़ लिख गए हैं, वो आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एहतजाज कर रहे हैं, शूद्र एहतजाज कर रहे हैं, ये दूसरे लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम ये स्टेटस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक हिंदुओं का खासतौर पे जो बड़ा तबका है, वो कहता है कि जी हम एक अखंड भारत बना लेंगे। भाई अखंड भारत जो है, कभी गौर करें कि ये तो आप बना ही नहीं कभी सके ना। आप देखें, 3 लोग हैं जब जिनमें हुकूमत हुई आपकी। पहले ये है कि वो जो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो लोग थे, उन्होंने एक पूरे इस इंडिया को इकट्ठा किया, और उसके बाद मुसलमानों ने किया, मुगलों ने किया, उसके बाद आप अशोक ने किया। अच्छा, अब ये कुछ 5,000 साल की जो हमारी तारीख बनती है, इसमें कुछ 450 साल 500 साल का ये अरसा बनता है। तो इसमें आप अगर देखें कि अगर हिंदू कर सके हैं तो वो तो बहुत थोड़ी सी मुद्दत है जब ये इन्होंने इंडिया को इकट्ठा किया। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त चला गया है, अब वो चीज़ें चली गई हैं, वो नज़रिया चले। अब आपके साथ पाकिस्तान को छोड़ दें, आपका जो शूदर है, आपका जो दूसरा बंदा है, वो अब आपकी जो डोमिनेंस है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आपके ज़ात पात का जिस पे आपने मजहब की बिल्डिंग खड़ी की है, वो उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अब आपके साथ उठ खड़ा होगा आपके खिलाफ। नाज़रीन, अभी आप भारत के टूटने के अमल के बारे में गुफ्तगू सुन रहे थे। तारीख़ इस बात की गवाही दे रही है कि जब भी मुनाफरत ने अपने पाँव फैलाए हैं, तब कौमियतों, मुल्कों, लोगों को अज़ियत का सामना ही करना पड़ा है। ये मुनाफरत आज मोदी फैला रहा है, और भारत का वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से उसने अपने पेशराओं के तमाम नज़रियों को गलत साबित किया है, जिसका नतीजा यकीनी तौर पर तबाही की सूरत में नमूदार होगा। ये बात सोचने के लिए आज हिंदू सोचने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तारीख़ का सबक यही है जो हमें ये बता रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ दुश्मनी और नफ़रत को इस बुनियाद तक, इस हद तक ले जाया जाए कि जहाँ पे वापसी के इम्कानात कम हो जाएं, उसमें नुकसान ही है, ख़सारा ही है। नादरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।